हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है सैफ अली और मजेदार केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे आइसोमर्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी 10th क्लास में हो और 11th क्लास में आप नॉन मेडिकल या सीधा कहो साइंस स्ट्रीम लेने का सोच रहे हो, तो भाई उसमें केमिस्ट्री आएगी, तो आपके लिए आइसोमर समझना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम नहीं लोगे तो फिर कोई नहीं, आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही पढ़ लो, इस क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ लो और आपके 10th में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो इसीलिए आप अपने नोटबुक, पेन, कॉपी, कलम, किताब सब लेकर बैठ जाए ताकि जो भी मैं पढ़ाऊं आप नोट कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइसोमर्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। देखो, आइसोमर्स का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले आप मेरे को देखो, उसको कराने से पहले ना मैं आपको अपने ऊपर है कि क्या बोलेंगे उसको। तो फ्रेंड्स चलो छोड़ो। तो आप टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। मेरा एक बार आराम से आप बॉडी स्ट्रक्चर देख लो। देख लिया। अब आप सोचो कि मैं अपनी मुंडी निकाल तो सकता नहीं, निकाल के यहाँ रख दूँ, ठीक है ना, हाथ को उसके ऊपर लगा दूँ, ठीक, और पैर को साइड में लगा दूँ, तो क्या मैं इंसान बदल जाऊँगा? मैं इंसान तो वही रहूँगा ना, पर मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या हो गया, बदल गया, ठीक, पर बंदा अभी भी ये वही है। तो बस इस तरीके से आइसोमर्स में भी होता है। तो चलो पहले आपको मैं इसका डेफिनेशन लिख के बताता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख लेते हैं। हैविंग सेम molecular formula but different structure, ठीक है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आई नो आपको दो चीजें यहां पर खटक रही होगी। क्या? एक तो मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक, और एक स्ट्रक्चर, कि भाई यही चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको आइसोमर समझ में आ गया। अब देखो, आपने पहले वाले लेक्चर में देखा होगा तो मैंने उसमें कुछ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बताया था कि आपको किस तरीके से पहचानना है कि कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है और कौन एल्काइन है। तो फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूं कि आपने वो वाला लेक्चर देखा है। तो अब मैंने कहा प्रोपेन, ठीक, मैंने आपसे कहा ब्यूटेन। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यार इसका ना फॉर्मूला लिखो, मोलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। तो क्या लिखोगे? प्रोपेन एक एल्केन है, ठीक है ना, तो इसका जो फॉर्मूला लिखते हो आप CnH2n+2 के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये हो जाएगा प्रोपेन। मैंने बताया था, थोड़ा सा इसमें भी बता देता हूं कि प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, 2n+2, n यहां पे क्या था? नंबर ऑफ कार्बन। अब मैं बोलता हूं ब्यूटेन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन और एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जैसे इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज किया है। एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया 4, भाई बोर्ड मत गिर जाइयो, C4 और H8। तो देखो, ब्यूटेन का C4H8 क्या लिखा है मैंने? मोलिकुलर फॉर्मूला। प्रोपेन का C3H6 ये क्या लिखा है मैंने? मोलिकुलर फॉर्मूला। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई। अगर मैं बोलता हूं कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, ये है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है ना, मोलिक्यूल का एक फॉर्मूला, ठीक है। वाटर का जो कि मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है H2O। तो अब मोलिकुलर फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्या बताता है मोलिकुलर फॉर्मूला। अब आते हैं स्ट्रक्चर। तो
प्रोपेन का तो देखो आइसोमर्स नहीं होता, वो क्यों नहीं होता मैं आपको बताऊंगा। ब्यूटेन का होता है। चलो, तो मेरे को तो मेन मुद्दा है स्ट्रक्चर, तो मैं एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना लेता हूं यहां पे इस तरीके से। देखो, ठीक है, तो यहां पे 4 कार्बन को मैंने अरेंज किया है। ये 4 कार्बन है स्ट्रेट फॉर्म में, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक, ये क्या बनाया मैंने, स्ट्रेट चेन, कि 4 कार्बन को एक लाइन में अरेंज किया है मैंने, ठीक है ना, तो इनको बोलेंगे स्ट्रेट चेन। अब तो यहां पे देखो, अब मेरे को ना इसका स्ट्रक्चर बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 कार्बन मैंने इधर ले लिए, ठीक है ना, 3 कार्बन मैंने ऐसे स्ट्रेट में ले लिए, और 1 कार्बन में ले आया किसी कार्बन के नीचे। ठीक, तो ये हो गया ब्रांच्ड फॉर्म, ठीक है ना, इसको बोलेंगे ब्रांच चेन, बोलो ब्रांच्ड चेन। किसका, उसी कार्बन का। देखो क्या किया मैंने, इसमें कुछ नहीं किया। अब आप सोचोगे कि भाई अगर मैं इस कार्बन को यहां लगा दूं, यहां, मतलब अभी भी 4 है पर देखने में आपको इस वाले से डिफरेंट लग रहा होगा, और आप कह रहे होगे ब्रांच्ड चेन। नहीं, ये ब्रांच चेन नहीं है। क्यों नहीं है, मन में तो यही आ रहा होगा कि क्यों नहीं है। तो देखो, अगर एक कार्बन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है ना, कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना, जैसे लगातार चलता जा रहा है, ठीक है, आप अगर ऐसे चल रहे हो, चलते चलते इधर भी आ गए, इधर भी आ गए, ठीक, तो ये स्ट्रेट चेन ही मानी जाएगी, ठीक है ना, ये क्या मानी जाएगी, स्ट्रेट चेन। हाँ, अगर आप ये चल रहे थे और बीच में मैंने ये कर दिया, तो ये हो गया ब्रांच्ड चेन। तो अगर मैं इस कार्बन को ऐसे करते करते इधर भी ले आया, तो ये तब भी ये स्ट्रेट चेन थी। तो मतलब आपको टर्मिनल पॉइंट यूज नहीं करना, बेसिकली ये है कि आपको टर्मिनल पॉइंट मतलब एंडिंग पॉइंट आपको यूज नहीं करना, ठीक है ना, एंडिंग पॉइंट को छोड़ के, मतलब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के छोड़ के, ठीक है ना, सॉरी थर्ड हो गए, फर्स्ट कार्बन और लास्ट वाले कार्बन को छोड़कर आप कहीं पर भी एक दूसरे कार्बन को लटका देते हो तो वो ब्रांच चेन बन गई, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वाले पे नहीं लटकाऊंगा, सेकंड लास्ट वाले पे नहीं लटकाऊंगा, तो मैं बीच वाले में लटका देता हूं, तो ये होगी ब्रांच्ड चेन। तो देखो, इसमें और इसमें अगर देखा जाए तो कॉमन थिंग ये है कि भाई यहां पर भी 4 कार्बन है और यहां पर भी 4 ही कार्बन है। तो फर्क किस चीज का है, स्ट्रक्चर का। उसी तरीके से कि इंसान तो वही है, बस हाथ नाक मुंह ये इसके ऊपर नीचे थे, ठीक। तो आई होप अब आपको चीजें धीरे धीरे करके समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं अपने मेन थिंग पर कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किस तरीके से करोगे, ठीक। डस्टर कहाँ गया मेरा, एक सेकंड डस्टर ढूंढ लूं, डस्टर कहाँ है भाई। फ्रेंड्स, मेरा डस्टर नहीं मिल रहा है तो मुझे इसको अब जादू से ही साफ करना पड़ेगा। तो चलिए साफ हो जा। अब हमारा बोर्ड हो गया है साफ, ओ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब हमारा बोर्ड हो गया है साफ। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं और आइसोमर्स कर रहे हैं। और आइसोमर्स मैंने आपको समझा दिया कि कैसे, जिसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अब है ना, हम एक एक करके एल्केन को लेते हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मीथेन से, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है CH4। फिर इथेन से, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H6। अब C2H4, सॉरी नहीं सही था, C3H6, C3H8, C4H10, ठीक। फिर आ जाते हैं C5H12 और फिर आ जाते हैं C6H14। फिर ये नहीं यार, मम्मी मारेगी अगर दीवार पे लिख दिया तो, ठीक है। तो C6H14। अब देखो, इसका ना हमें आइसोमर्स ड्रॉ करना है। अब आप सोचो यार, यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, अब एक कार्बन को मैं कैसे भी बना, वो हमेशा सेम ही रहेगा, तो इसलिए इसका कोई आइसोमर नहीं है। मतलब ये समझ लो कि इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। क्या आप इस ऐसे बना देते हैं, क्या आप इसको और तरीके से अरेंज कर सकते हो? कोई आपके पास दूसरा तरीका है तो कमेंट करके बताओ, पर मेरे हिसाब से इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है अरेंज करने का, ठीक है। तो इसीलिए इसका कोई भी आइसोमर्स नहीं है, इसके सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब C2H6, ठीक है। अब आप बताओ, मैंने क्या कहा था, ब्रांच फॉर्म कब बनेगी, जब स्टार्टिंग और लास्ट को कार्बन को छोड़कर आप बीच में कार्बन अटकाते हो। तो देखो यार, स्टार्टिंग लास्ट खत्म,
यानी फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे ही खत्म, तो यानी फर्स्ट कहीं से भी इधर से स्टार्ट करो तो इधर एंडिंग, इधर से स्टार्ट करो तो इधर एंडिंग। तो इसका मतलब इसका भी कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। ठीक है, अब बात करते हैं C3H8 की। अब ये देखो C3H8, तो अब आप सोचोगे इसका तो मैं बना के ही रहूंगा और उसका बन भी सकता है, और मैं फिर कहूंगा कि इसका भी नहीं बन सकता। अब क्यों नहीं बन सकता, इसको हम देखते हैं इस तरीके से। ये 3 कार्बन है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अभी ये सेम स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको यूं भी बना दूं तो अभी भी ये सेम ही स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और अगर मैं, आप सोच रहे हो सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे इसको यूं बना दूं तो अभी भी ये सेम ही स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये एक लाइन ही बन रही है, ठीक है ना, ये अभी भी एक लाइन बन रही है, ठीक। तो करना क्या है हमें तो किसी बीच में अटकाना है। तो अगर आप बीच में अटकाओगे तो फिर ये वापस यही बन जाएगा, तो कुछ भी कर लो आप बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा, ठीक है ना, मतलब इसमें एक ब्रांच चेन उगा ही नहीं पा रहे आप, इसमें एक ब्रांच उगा ही नहीं पा रहे, ठीक। तो इसीलिए CH4 का भी कोई आइसोमर्स नहीं है, मतलब वो खुद ही अकेला है, उसका कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। C2H6 का भी आइसोमर्स नहीं है, ठीक है ना, एक कांटा किसी लगा रहा हूं, आइसोमर्स नहीं है, मतलब इसका कोई और स्ट्रक्चर नहीं है। C2H6 का सिर्फ एक खुद स्ट्रक्चर है, वो खुद, ठीक। C3H8 का भी नहीं है, इसका भी एक ही स्ट्रक्चर बना सकता है, जो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। अब आते हैं C4H10, ये आइसोमर्स देगा, ठीक है ना। तो आपको ये पता है ना कि मैंने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन क्यों लगाए हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, और फिर ये दूसरा कार्बन, फिर तो इस कार्बन पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन क्यों आए हैं, क्योंकि देखो एक बॉन्ड ये हो गया, 2 बॉन्ड ये हो गया, तीसरा बॉन्ड ये, चौथा बॉन्ड, ठीक। तो ये बातें आपको पता है। तो हम बात कर रहे हैं C4H10 कि इसके कितने आइसोमर्स होंगे, ठीक। तो पहले यहां बनाता 1 2 3 4, ठीक। तो एक तो सिंपल हो गया। अब आप फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को छोड़ दो, वहां पर नहीं लगाओगे तो आप कहां पे लगाओगे, 1 2 3, ठीक है ना, ये 4। तो देखो अभी भी टोटल यहां पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन, ठीक है ना। मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, लो ऐसे कर देता हूं, अब आपको पता है यहां पर भी ऐसे कर देता हूं, ठीक। क्या अगला मैं बना सकता हूं, तुम ट्राई करो, ठीक है ना, नहीं बना सकते वैसे, पर तुम कोशिश करो, ठीक है ना, माथा मारो, पर नहीं बना सकते। तो अब देखो, अब जब आइसोमर्स आपने बनाया किसका, ये क्या है, ये है ब्यूटेन का, ठीक। किसका, ब्यूटेन का। जब ब्यूटेन का आपने आइसोमर्स बनाया तो देखो अब हम नेमिंग भी करते हैं, हमें पता चल जाएगा नेमिंग से कि भाई स्ट्रक्चर इनका अलग ही हो रहा है, क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाओगे ना तो नाम भी बदल जाता है, ठीक। पर कॉमन चीज क्या रहती है कि इसके पास सेम कार्बन रहेंगे, सेम हाइड्रोजन रहेंगे, वो भी आपको अभी मैं बताऊंगा। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हो गए, 10, ठीक। अब यहां पर भी देखो हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके पास भी कितने हाइड्रोजन है, कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है, ठीक। तो दोनों में एक कॉमन चीज तो निकल गई, पर नाम इनके क्या होंगे, नाम अलग अलग होंगे। तो नाम अलग अलग हो गए इनके, जैसे कि इसका नाम है, देखो हम 2 तरह के नेमिंग होती है हमारे पास, एक होती है कॉमन नेम और एक होती है IUPAC नेम। तो अगर कॉमन नेम के अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो नाम है वो है N-ब्यूटेन, ठीक है, और ये कॉमन नेम। और IUPAC नेम के अकॉर्डिंग देखें तो इसका नाम है सिंपल ब्यूटेन, ठीक। अगर कॉमन नेम के अकॉर्डिंग इसका नाम देखें तो इसका नाम है आइसो। यहां पर टोटल कितने कार्बन है, 4, तो आइसो ब्यूटेन, ठीक है ना। आइसो क्यों, क्योंकि देखो ये जो ग्रुप है ना, ये इस ग्रुप के अकॉर्डिंग आइसो बना। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले को नहीं, इस वाले को, यहाँ पे अगर CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और ये कार्बन है और आगे भी जुड़ रहा है, तो जो ये ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं हम आइसो। या एक और आसान सा तरीका बताऊं आपको आइसो को समझने के लिए, थोड़ा होच-पोच हो रहा है तो एक सेकंड, ऐसे इसको, इस पे फोकस करना, ठीक है ना।
तो यहाँ पे लिख देते हैं CH3 CH3 CH3। अब आप है ना इसकी नेमिंग करो, IUPAC नेमिंग करो। तो IUPAC नेमिंग करने के लिए अगर हम इधर से 1 2 देखें तो इसका नाम, और इधर से 3 बोलते हैं तो इसका नाम होता है ऐसे। जैसे यहाँ पर भी इसका IUPAC नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आप है ना अब इसकी नेमिंग चाहे इस कार्बन से स्टार्ट करना चाहो या इस कार्बन से स्टार्ट करना चाहो, हमेशा इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन ही रहेगा। तो चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। अब देखो, तो इसका मतलब आपको पता चल गया ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं पेंटेन की। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो भी अभी बताता हूं। तो डस्टर मेरा मिल नहीं रहा है, अब मुझे इसको करना साफ, अब मेरे को इसको साफ करना पड़ेगा, वो भी जादू से। तो चलिए इसको साफ करते हैं। तो बोर्ड हो चुका है अब हमारा साफ। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्यूटेन का कोई भी, सॉरी ये क्या है, मीथेन का कोई भी आइसोमर्स नहीं है, मतलब कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है। और ये क्या नाम है भाई, भूल तो जाता हूँ मैं बार बार। हाँ, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है ना। तो ये मीथेन नाम भी लिख ही देते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और ये हो गया पेंटेन, और ये हो गया हेक्सेन। ठीक, तो अब मैं आपको पेंटेन का आइसोमर्स बताने जा रहा हूं। तो देखो, पेंटेन का पहले यहां पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि है C5H12। अब इसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं वो हो सकते हैं सिर्फ 3। तो कैसे, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बाकियों पे इस पे क्या लगे हुए, हाइड्रोजन। ठीक, अब दूसरा स्ट्रक्चर, तो पहले वाले को और लास्ट वाले कार्बन को छोड़ देंगे। ठीक, तो अब करते हैं हम 1 2 3, अब ये यहां पर। ठीक, अब आप एक चीज ध्यान देना कि अगर मैं ये, मतलब यहां पे कार्बन, अगर मैं यहां से हटाकर यहां से करूंगा तब भी बात सेम ही रहेगी, क्योंकि चलो इसके ना एक काम करते हैं, नेमिंग करते जाते हैं। आपको दिख रहा होगा, मेरे जादू का राज पता चल जाएगा आपको। हाँ, तो इसका नाम है पेंटेन, इसका नाम है पेंटेन। अगर कॉमन नेम लिखूं तो एन पेंटेन, पर हम IUPAC नेम की तरफ ही लिखते हैं, ठीक है ना, IUPAC नेम की तरफ ही जाते हैं। तो हो गया पेंटेन। अब देखो, इसका नाम होगा 1 2, तो 2 मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब मैंने क्या कहा कि अगर मैं इसको यहां भी लगा दूं तो अभी भी क्या रहेगा, नाम तो सेम ही रहेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अगर नेमिंग सेम आ रही है, अगर आपने नेमिंग करी सेम आ रही है, तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं हुआ, वो इससे डिफरेंट नहीं हुआ है। तो डिफरेंट करने के लिए आपके पास बस एक ही रास्ता है, आप एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो। ठीक है, तो अब इसका नाम अलग हो गया है, तो जिसके वजह से हम इसको अलग स्ट्रक्चर मानेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अगर आप चाहो तो इसका, अगर IUPAC नेम लिखना चाहो, अच्छा IUPAC नेम तो लिख दिया है, कॉमन नेम लिखना चाहे तो देखो मैंने क्या बोला था, ये इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसो। तो इसका नाम चाहो तो आप, अगर मैं कॉमन नेम लिख रहा हूं यहां पे, इसका नाम चाहो तो आइसो पेंटेन बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हैं हम, आइसो पेंटेन। और इसको बोलते हैं हम कॉमन नेम के अकॉर्डिंग नियो पेंटेन। ठीक है, क्या बोलेंगे, नियो पेंटेन। नियो किसके लिए होता है, जैसे कि अगर यहां वाले पार्ट के लिए देखूं तो ये आइसो, और इस वाले पार्ट के लिए देखूं तो ये होता है नियो। इसको क्या बोलेंगे, इतने से पार्ट को नियो। अब फ्रेंड्स, अब बात आती है हेक्सेन की। तो देखो, हेक्सेन के 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब ये काम आपका है। तो देखो, आपको 5 पे नहीं जाना, आप एक काम करो, बस है ना अलग अलग स्ट्रक्चर बनाओ। जैसे मैं कुछ हेल्प करूं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब क्या करना है, एक कार्बन को उठाना है और कहीं पे भी लगा देना है। ठीक है, तो आपका 1 2 3 4 5 हो गया, और ये 6। ठीक है, तो मैं यहां पे भी लगाऊंगा तो अलग रहेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और यहाँ 6।
ठीक है, तो 3 स्ट्रक्चर तो मैंने आपके सामने बना ही दिए। तो देखो, एक सिंपल जो कि हेक्सेन ही है, ठीक है ना, 2 मिथाइल 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंटेन, यहाँ पे 3 मिथाइल पेंटेन। तो नाम अलग अलग होते जा रहे हैं, इसका मतलब आपका सही जा रहा है, स्ट्रक्चर सेम बनता जा रहा है। अगर आप इस कार्बन को उठा के यहाँ पर लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप IUPAC नेमिंग दोगे तो नाम आपका सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो या इस कार्बन को उठा के आप यहाँ पे भी लगाओगे तब भी IUPAC नेम आपका सेम ही निकलेगा, तो यानी इसका मतलब स्ट्रक्चर अलग हुआ नहीं है। तो आप दूसरा ऑप्शन क्या आजमा सकते हो, ऐसे वो करोगे, ठीक, और एक एक यहाँ लगा दोगे, ठीक है। तो वो बातों मैंने आपको 4 अलग अलग, देखो 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन हमारे 6 हैं, स्ट्रक्चर अलग होता जा रहा है, तो नेमिंग भी इसकी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा आइसोमर्स, ठीक है। अब जैसे कि हेक्सेन के 5 हो गए, हेप्टेन के कितने होंगे, हेप्टेन के C7H16, ठीक, तो इसके हो जाएंगे 9, ठीक है, 5 से सीधा हो जाते हैं, हेप्टेन के 9, कार्बन के नंबर बढ़ते गए, आइसोमर्स की संख्या बढ़ती गई, ठीक है। इसके बाद ऑक्टेन आ जाता है तो उसका हो जाता है 18, ठीक है ना। फिर 18 के बाद ऑक्टेन के बाद जो भी आएगा उसका IUPAC नेम हो जाएगा 18 टू 36 अकॉर्डिंग आई थिंक हो जाते हैं, ठीक। तो कोई नहीं, आपके काम की चीज़ नहीं है, आपके काम की चीज़ यहीं तक थी, ज़्यादा से ज़्यादा हेक्सेन तक, ठीक है ना। तो इतना भी अगर आप सीख लेते हो और वो सीख लिया भी होगा तो बस आपका काम हो गया, आप स्कोर करने लायक हो गए, आपको आइसोमर समझ में आ गया। अब देखो, आइसोमर में एक और चीज़ ले लेते हैं, हम एक चीज़ को और नोट कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा मोलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ना, तो आइसोमर्स का जो केमिकल फॉर्मूला भी होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, पर आप देख रहे होगे इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता जा रहा है, तो इसका मतलब इनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती जाती है। तो केमिकल आइसोमर्स के केमिकल फॉर्मूला सेम रहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स उनके पास सेम है, बट जो उनमें डिफरेंट चेंजेस आते हैं वो आते हैं उनमें फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये चेंज होता है स्ट्रक्चर चेंज होने के वजह से। तो ये तो आपके कोर्स में है नहीं, तो हम क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो 10th क्लास के स्टूडेंट को ये नहीं कि मतलब देखो मैंने बहुत चीज़ें बता दी जो कि आपको बुक्स में मिलेंगी भी नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, और आपको अच्छे से समझ में आया है तो फ्रेंड्स मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई भी दिक्कत है, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे को जो ये मैंने हेक्सेन बनाया है ना, हेक्सेन के जो भी आइसोमर्स बनाओगे उनके जो भी अलग अलग नाम होंगे आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वो मुझे मोटिवेशन देगी और मुझे मोटिवेट करती है कि भाई बच्चों के लिए नेक्स्ट वीडियो बना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।